हेलो एवरीबॉडी, हेलो टेंथीज। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसके थ्रू तुम्हारा एक छोटे से वीडियो में बेहतरीन सा रिवीजन हो जाएगा और जिसके बाद तुम्हें चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चंस को भी साथ में डील करेंगे और रिवाइज भी उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को रिवाइज करते हो ना, वो ज़्यादा देर या ज़्यादा दिन मेमोरी में तुम्हारे बैठ जाती है। तो इट्स बेटर कि हम क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक्स को या जो भी हमारा सब्जेक्ट्स आएंगे उसको पढ़ाई करेंगे उसके हिसाब से। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है, दैट इज जो तुम्हारा बेल्जियम है वो कौन से कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो मेक श्योर जो तुम्हारा बेल्जियम है ना वो 3 कंट्री के साथ शेयर कर रहा है, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो तुम्हारा बेल्जियम है वो कौन से कंट्री के साथ तुम्हारा बाउंड्री शेयर कर रहा है, नेदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो तीनों के साथ कर रहे हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इंडिया, किसके साथ शेयर नहीं कर रहा, तो क्या टिक मारोगे, इंडिया, क्योंकि अब तुम्हें आइडिया है कि जो हमारा बेल्जियम है वो कौन से कंट्रीज के साथ अपना बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है वो कैसे आ सकता है कि जो हमारा बेल्जियम है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार अमेंड कर रखा है। तो बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड कर रखा है, और 4 बार कौन से टाइम में, 1970 से 1993 के बीच में, 1970 टू 1993 के टाइम में उसे 4 बार अमेंड कर रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है और वो है फेवरेट क्वेश्चन इनका, दैट इज एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी बसी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एक टोटल पॉपुलेशन होता है। अब बेल्जियम में जो टोटल पॉपुलेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने, 3, एक 59%, एक 40% और एक 1%। अब जो 59% है उसमें रहते जो 59% लोग हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। कौन से रीजन में, फ्लेमिश रीजन। और फ्लेमिश रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती है, डच। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। कैसे, वो पूछ सकते हैं कि फ्लेमिश रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्लेमिश रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यू नो वेरी वेल एंड दैट इज डच। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेलोनिया रीजन है उसके अंदर कैसी भाषा बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वो है फ्रेंच। तो देखो अगर बेल्जियम के हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, हमारे पास 59%, 40% और 1% है। 59% इज फ्लेमिश रीजन, 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, और फ्लेमिश रीजन में दे स्पीक डच। उसके बाद भी है वेलोनिया, वेलोनिया रीजन में कितने लोग रहते हैं, 40%, और वेलोनिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच। ओके, और जो 1% लोग हैं वो बेल्जियम में रहते हैं और वो भाषा कौन सी बोल रहे हैं, जर्मन। क्लियर, तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है। तो इट्स प्रीटी क्लियर, 59% डच है तो डच ही मेजॉरिटी लैंग्वेज, या जो लोग हैं वही लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो अब तुम्हें इतना क्लियर होगा। तो देखो किसी ने बोला कि व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, सो यू वेरी वेल नो दैट जो भी तुम्हारा पॉपुलेशन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 59, 40 और 1। 59% लोग लिव इन फ्लेमिश रीजन और कौन सी भाषा बोलते हैं, दे स्पीक डच। उसके बाद वी हैव 40% लोग दे लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच, और 1% लोग बेल्जियम एंड दे स्पीक जर्मन। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, बेल्जियम का जो कैपिटल है दैट इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल हमारा कैपिटल है बेल्जियम का। अब ब्रुसेल में यहाँ पे एक चीज है, जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल है ना उसमें 80% फ्रेंच है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। बट अगर यहाँ पे हम कंट्री के हिसाब से बात करेंगे तो कंट्री में मेजॉरिटी स्पीकिंग कौन सी है, ये जो मेजॉरिटी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, क्योंकि 59% ज्यादा है 40 से। तो कंट्री के हिसाब से जो डच स्पीकिंग है ना उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है, उनकी मेजॉरिटी क्या है, ज्यादा है। बट जो हमारी फ्रेंच की कंट्री वाइज बात करेंगे तो फ्रेंच लोग कम है हमें। बट अगर कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कैपिटल सिटी में किसकी मेजॉरिटी ज्यादा है, फ्रेंच वालों की ज्यादा है। 80% लोग फ्रेंच है, 80% लोग हमारे फ्रेंच है, और सिर्फ 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारी कैपिटल सिटी ब्रुसेल फेस करती है, कौन सी प्रॉब्लम है। हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपिटल सिटी है उसके अंदर मेजॉरिटी स्पीकिंग लोग कौन है, हमारे फ्रेंच है, और माइनॉरिटी में कौन है, डच है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो ब्रुसेल सिटी है, जो ब्रुसेल हमारी कैपिटल सिटी है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करती है। तो तुम क्या बोल सकते हो, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल जो हमारे मेजॉरिटी स्पीकिंग लोग हैं दे स्पीक फ्रेंच, वेयर एज जो माइनॉरिटी है दे आर डच स्पीकिंग, राइट। बट ये
प्रॉब्लम तुम्हारी कंट्री में नहीं है, कंट्री में तुम्हारे डच वाले ज़्यादा है और फ्रेंच वाले कम है, बट कैपिटल सिटी में देखेंगे तो 80% आर फ्रेंच एंड 20% इज डच। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट लेड टू टेंशंस। अब तुम्हारे जो कम्युनिटीज है दो, डच और फ्रेंच, उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो कैसे अराइज हुए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें पता है कि हमारे जो कंट्री है उसमें माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच है, बट फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में भी होके, माइनॉरिटी में होने के बाद भी वो रिच और पावरफुल थे, वो क्या थे, अमीर थे और पावरफुल थे। अब डच को ये बात सही नहीं गई, उनको जलन हुई, उनको लगा कि यार ये तो अनफेयर है। तो इसके वजह से देखो इनके बीच में टेंशन किसकी वजह से, कि यार फ्रेंच माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी वो रिच है, वो अमीर है और वो पावरफुल है। तो ये चीज़ डच वालों से सही नहीं गई, जलन हो गई इनको कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसी की वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम्स अराइज हुए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का कॉम्पोजिशन कैसा है, जो श्रीलंका कंट्री है ना तुम्हारी, वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन से दो ग्रुप्स में, एक है तुम्हारा सिन्हाला और दूसरी है तमिल। ठीक है, अब सिन्हाला वाले लोग कितने हैं, सिन्हाला है हमारे 74% और तमिल है हमारे सिर्फ 18%। तो श्रीलंका में दो ग्रुप है, एक सिन्हाला एक तमिल है। सिन्हाला हमारे 74% और तमिल हमारे सिर्फ 18% है। अब यहाँ पे तुम्हें चीज़ क्या याद रखनी है कि जो हमारे सिन्हाला है ना, वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट है। कौन से बुद्धिस्ट, कौन सी रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, बुद्धिस्ट। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या देखा, ग्रुप सिन्हाला और तमिल है। अब तमिल का भी बाइफिकेशन हुआ है, तमिल का भी बाइफिकेशन हुआ है। कैसे, जो तमिल है उसके अंदर श्रीलंका तमिल्स है और इंडियन तमिल्स है। अब श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो नेटिव है, जो वही के लोग हैं। श्रीलंकन तमिल्स, नेटिव तमिल्स, जो भी श्रीलंका के नेटिव लोग हैं ना, उन्हें बोला गया है श्रीलंकन तमिल्स। बट इंडियन तमिल्स कौन है, वो लोग जिनके दादा परदादा इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका आए थे और यहीं पे बस चुके हैं। तो जो भी लोग इंडिया के, जो भी इंडियन तमिल्स से जो माइग्रेट हुए, फोर फादर्स हो गए, फादर्स हो गए, जिनके भी जो माइग्रेट होके इधर आए हुए हैं काफी श्रीलंका में, तो उनको बोला गया इंडियन तमिल्स। और उसके अलावा कौन से, तमिल में भी दो ब्रांचेस हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स या उसको बोल सकते हैं नेटिव तमिल्स। नेटिव मतलब वही के रहने वाले। बट इंडियन तमिल्स कौन थे, वो लोग थे जो माइग्रेट होके श्रीलंका में आए थे, जिनके फोर फादर्स माइग्रेट होके उधर ही सेटल हो चुके हैं। अब तमिल में 18%, जैसे सिन्हाला में जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, बुद्धिस्ट। तो तमिल्स में हिंदूज और मुस्लिम मिक्स्ड थे, हिंदू भी फॉलो कर रहे थे और कुछ मुस्लिम भी फॉलो कर रहे थे। उसके अलावा तुम्हारे श्रीलंका में तुम्हें 7% क्रिश्चियन मिलेंगे, 7% क्रिश्चियन मिलेंगे जो तमिल और सिन्हाला को मिक्स करके है। ठीक है, 7% क्रिश्चियन जो तमिल और सिन्हाला, मतलब कुछ लोग हैं सिन्हाला के जो क्रिश्चियन को फॉलो कर रहे हैं और कुछ तमिल जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 7% क्रिश्चियन, तमिल और सिन्हाला। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक एथनिक कॉम्पोजिशन क्लियर है। श्रीलंका का कैसा है, दो ग्रुप है, सिन्हाला और हमारे तमिल है। सिन्हाला में जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं मैक्स, वो कौन है, बुद्धिस्ट। बट तमिल में बाइफिकेशन हुआ है, श्रीलंकन तमिल्स और नेटिव तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो उसी कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। बट इंडियन तमिल्स कौन है, वो लोग जिनके फोर फादर्स माइग्रेट होकर श्रीलंका में बस चुके हैं। और तमिल्स में कौन से रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है, हिंदू या मुस्लिम। ओके, उसके बाद बुद्धिस्ट, हिंदूज और मुस्लिम के अलावा और एक रिलीजन पाया जाता है वहाँ पर, वो कौन सा है, क्रिश्चियनिटी है, 37%। जो कुछ तमिल लोग हैं वो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सिन्हाला है वो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, तो वहाँ से भी तुम रेफर कर सकते हो। फटाफट से देख लो ताकि मैं आगे भी बढ़ सकूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, किस फॉर्मेट में हो सकता है, वो बोल सकता है कि जो डिफरेंट अकोमोडेशंस थे जो हमारे बेल्जियन मॉडल में किए गए थे टू कट आउट द रीजनल डिफरेंसेस, या जो भी डिफरेंसेस थे हमारे डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में, वो कैसे इन लोगों ने रिजॉल्व किए, क्या अमेंडमेंट्स इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में किए या क्या अकोमोडेशंस किए, क्या चेंजेस लाए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से दोनों जो भी हमारी कम्युनिटीज थे वो आपस में एक साथ रह रहे थे। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बोल दी थी, देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बोल दी थी कि जो भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो भी हमारे कहाँ पे, जो भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स कौन से इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बोल दी थी कि जो भी मिनिस्टर होंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल नंबर होने चाहिए। किसके, डच के भी, अगर तुम डच के 5 ले रहे हो तो तुम फ्रेंच के भी 5 ही लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 में से तुम्हारे 8 डच वाले हैं और 2 फ्रेंच हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 फ्रेंच और 2 डच हैं। उन्होंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया था कि जो भी
नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे फिर वो डच के हो चाहे वो हमारे फ्रेंच हो। तो उसको इस पॉइंट को तुम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स होंगे डच और फ्रेंच दोनों की जो नंबर है वो इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है वो, जो पावर थी ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमारी पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने क्या किया, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी। और कौन से स्टेट गवर्नमेंट को, अभी हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हमारे बेल्जियम देश की कॉम्पोजिशन कैसी थी, कुछ डच थे और कुछ फ्रेंच थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफरेंट कम्युनिटीज को अपनी अपनी पावर दे दी। इसके स्टेट गवर्नमेंट जैसे डच के स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर और हमारे फ्रेंच के स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर। क्यों? क्योंकि यार देखो, जब डिफरेंट लोग डिफरेंट कम्युनिटीज में रह रहे हैं तो उनके अंदर डिफरेंसेस भी होंगे। वो चाहेंगे कि इनके अंदर ये रूल्स होने चाहिए, डच वाले चाहेंगे कि यार हमें इनके हिसाब से नहीं करना, हमें ये वाले रूल्स चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बोल दिया कि डच वालों तुम तुम्हारे पावर्स के हिसाब से तुम तुम्हारे रूल्स बनाओ और फ्रेंच वालों तुम तुम्हारे पावर के हिसाब से तुम तुम्हारे रूल्स बनाओ, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी। और कौन से स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों रीजन्स के स्टेट गवर्नमेंट को। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ कंट्री। दो डिफरेंट रीजन्स थे तो दोनों की अपनी अपनी पावर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डच वाले ही तुम्हारे फ्रेंच को रूल कर रहे हैं या फ्रेंच वाले ही डच को रूल कर रहे हैं। इसलिए दोनों को सेपरेट पावर्स दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अच्छा डच वाले तो डच को पावर, फ्रेंच वाले फ्रेंच को पावर, अब तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे रूल्स बनाओ, तुम्हारे जो भी तुम्हें लग रहा है कि हम ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से तुम काम करो, बट झगड़े वगड़े मत करो। उसके बाद थर्ड, अब हमने देखा था कंट्री में जो कॉम्पोजिशन था, बेल्जियम या जो फ्लेमिश रीजन था हमारा, वेलोनिया वाला रीजन था, उसके अंदर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी थी वो अलग थी। अब ब्रुसेल जो हमारा कैपिटल सिटी है उसके अंदर हमारे फ्रेंच की मेजॉरिटी ज़्यादा थी और डच की माइनॉरिटी। जो हमारे फ्रेंच थे वो 80% थे और डच 20% थे। तो यहाँ पे भी देखो इम्बैलेंस हुआ है ना यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रुसेल ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई, फ्लेमिश रीजन की अपनी गवर्नमेंट थी, वेलोनिया वालों की अपनी गवर्नमेंट। अब ब्रुसेल ने क्या किया, उन्होंने भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, उनकी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई और इसके अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। ऐसा नहीं है कि यार अगर फ्रेंच के लोग ज़्यादा है तो गवर्नमेंट में भी फ्रेंच के लोग ज़्यादा होंगे, या डच के लोग कम है तो डच के लोग भी हमारे गवर्नमेंट में कम होंगे। ब्रुसेल ने अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे से फर्क नहीं पड़ता कौन मेजॉरिटी में प्रेजेंट था या कौन माइनॉरिटी में प्रेजेंट था, दोनों को एट लास्ट इक्वल अमाउंट या इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। ओके, उसके बाद इन सब के अलावा ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक गवर्नमेंट था, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट था हमारा, और वो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे बनी या कैसे इलेक्ट की गई इस गवर्नमेंट को? कम्युनिटी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था कि यार फ्रेंच वाले लोग रहेंगे या डच वाले लोग रहेंगे या जर्मन वाले। उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक थर्ड गवर्नमेंट आई जिसको हम बोल रहे थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे किया गया, जो भी हमारे फ्रेंच वाले थे, जो भी जर्मन वाले थे और जो भी हमारे डच स्पीकिंग लोग थे उनके हिसाब से। अभी इधर चेंजेस नहीं है या इधर ऐसा कुछ नहीं है कि यार जो फ्रेंच है वो फ्रेंच को वोट करें, जो भी इन तीनों कम्युनिटीज को अच्छा लग रहा है कि यार इनको इलेक्ट करना चाहिए तो वो उनको इलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि फ्रेंच वाले ज़्यादा तो फ्रेंच होंगे या डच है तो डच ही होंगे, जर्मन तो जर्मन, ऐसा कुछ नहीं था। कम्युनिटी गवर्नमेंट में लोग वोट कर रहे थे, फ्रेंच वाले वोट कर रहे थे, डच वाले वोट कर रहे थे और जर्मन वाले वोट कर रहे थे कि किन लोगों को हमें सेंट्रल ये जो हमारे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसमें लोगों को इलेक्ट करना है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जिसको हम इलेक्ट कौन कर रहा था, जो भी फ्रेंच, जर्मन और हमारे डच स्पीकिंग लोग थे वो उन लोगों को वहाँ पे इलेक्ट कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द अकोमोडेशन। तुम लोगों ने जान लिया कि अकोमोडेशन क्या क्या थे। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने क्या प्रिस्क्राइब कर दिया था कि जो भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, चाहे फिर वो डच या फ्रेंच हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, जो भी हमारे डच थे और जो भी हमारे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे वो इक्वल होने चाहिए हमारे कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे रीजनल कम्युनिटीज है, जो हमारे कम्युनिटीज थे उसको सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अपनी पावर्स दे दी कि तुम तुम्हारे हिसाब से रूल बनाओ, तुम तुम्हारे हिसाब से रूल बनाओ। सेकेंड चीज ये अकोमोडेशन लाया था। थर्ड, जो ब्रुसेल हमारी कैपिटल सिटी था उसका भी एक सेपरेट गवर्नमेंट था जहाँ पे
भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। ओके, और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी हमारे पास एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, और कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन से लोग आए थे? फ्रेंच, डच और हमारे जर्मन स्पीकिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी कुछ नहीं हो रही थी, उनको जो सही लगा था वो उनको इलेक्ट करने वाले थे। तो तुम्हें यही क्वेश्चन भी समझा होगा कि किस वे में क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तुम जब बुक को एक बार रिवाइज करो ना, तुम्हें चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम अच्छे से क्लियर होगी। बट मेक श्योर जब भी तुम ये सारे पढ़ रहे हो तो इनको अच्छे से ऑलरेडी दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो तुम्हारे क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और एक लास्ट क्वेश्चन है, आप वो देखेंगे, दैट इज जो पावर शेयरिंग है उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो जो नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है कि जो एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डील करते हैं, वो कुछ है डिफरेंट। तो सबसे फर्स्ट है दैट इज एट डिफरेंट जो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे? अब तुम्हें पता है जैसे गवर्नमेंट होता है, राइट? गवर्नमेंट में भी डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट पावर्स दी जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। अब एग्जीक्यूटिव का काम अपना होता है, जुडिशियरी का अपना काम होता है। जो हमारा ये है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, इनके अपने अपने काम होते हैं। बट ऐसे जहाँ पे हम ऑर्गन्स को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में डिवाइड करते हैं ना, इस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला है? वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। अब हॉरिजॉन्टल क्यों बोला गया है? हॉरिजॉन्टल, इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, ये सारे सेम लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि जो जुडिशियरी वो एग्जीक्यूटिव से बड़ा है या जो लेजिस्लेटिव वो एग्जीक्यूटिव से छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो तीनों गवर्नमेंट है, जो तीनों ऑर्गन्स है ना, वो सेम लेवल पे है, इनके पास इक्वल पावर्स हैं, और ये जो अपनी पावर्स वो अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड में अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब एक लेवल पे मतलब तीनों के पास जो भी पावर है ना, वो इक्वल पावर्स है, और वो अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड्स में अपनी अपनी पावर्स को यूटिलाइज या यूज कर सकते हैं। तो याद रखना, जो फर्स्ट है दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे ऑर्गन्स है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, उनको एक स्पेसिफिक लेवल में रखा जाता है। भले ही देखो पावर तीनों के पास सेम है, बट काम सबके डिफरेंट है। एवरीबडी या ऑल द ऑर्गन्स हैव इक्वल पावर। इक्वल पावर, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है। पावर इक्वल है, बट सबके काम डिफरेंट है, तो वो अपने पावर अपने अपने फील्ड में एक्सरसाइज करते हैं। तो मेक श्योर, तो आई होप तुम्हें हॉरिजॉन्टल समझाओगे कि हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक स्पेसिफिक लेवल, सबके पास इक्वल पावर है और अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी पावर यूटिलाइज करेंगे। तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या होता है? जैसे अभी मेरी बात सुनो, जैसे हमारे पास एक गवर्नमेंट है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे ताकतवर होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं जितनी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास ग्राम पंचायत होंगे, फिर डिफरेंट आता है ग्राम पंचायत, फिर आगे हमारा पार्टीज, ग्राम पंचायत हो गया, फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट आया, फिर उसका। तो ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ग्राम पंचायत में कम पावर होगी तो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर होगी। तो यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, राइट? तो ऐसे केसेस को जब वो पावर एक उसके ऊपर ऑर्गन के ऊपर बढ़ती हुई जाती है ना, उसका हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल क्या है? अभी हमें पता है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री को रन करती है, और उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है? तो जो एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री को बांध के रखती है गवर्नमेंट, उसको हम बोल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट। बट उसके नीचे जो गवर्नमेंट है रीजनल लेवल या प्रोविंशियल लेवल, ओके, वैसे गवर्नमेंट को डिफरेंट नाम से डिफरेंट देशों में जाना जाता है, तो इसका एक स्पेसिफिक नेम नहीं है। बट जो गवर्नमेंट एट द टॉप होती है उसका नाम क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में सारे ऑर्गन के पास इक्वल पावर नहीं होती है, कुछ एक ऐसी ऑर्गन होती है जिसको ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन, ठीक है? हॉरिजॉन्टल में सेम पावर है, वर्टिकल में सेम पावर नहीं है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं पावर जो सोशल ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। अब सोशल ग्रुप कैसे? कुछ सोशल ग्रुप ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, कुछ चाहते हैं कि जो जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, राइट? तो उसके हिसाब से वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी,
जैसे हमारे SCs हो गए, हमारे STs हो गए या OBCs हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सोशल ग्रुप उसका ध्यान रखती है, तो वो उस वे में पावर डिवाइड कर रही है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले या कुछ ना कुछ मिले ताकि वो भी पीछे ना रह जाए। उसके जो फोर्थ टाइप है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। आप सबको तो पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में कैसा पावर होता है, वो इलेक्शंस लड़ेंगे, ये करेंगे, फिर जो भी उनके पास पावर आ रही है वो अपने रीजन में या अपने जो भी इलेक्टोरेट है उसके अंदर अपनी पावर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के हमारे पास 4 है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो बस एक बार कमेंट कर देना, तो आई अटैच द नोट्स इन द कमेंट बॉक्स। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।